सर्वाइवल पर बेस्ड तो कई टीवी शोज और मूवीज हैं, पर कई लोगों का सोचना है कि अगर वे ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं तो इन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इन शोज को ध्यान से देखते हैं तो आप सर्वाइवल एक्सपर्ट बन सकते हैं, तो एक बार फिर सोचिए, क्योंकि हो सकता है कि इन टिप्स की वजह से आप और भी खराब परिस्थिति में फंस सकते हैं। तो आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही सर्वाइवल टिप्स जो कि आपकी भलाई में बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे। नंबर 10, सांप का जहर चूस कर निकालना। इस सर्वाइवल टिप को लगभग सभी मूवीज और टीवी शोज में दिखाया गया है, क्योंकि ऐसा करने से जो आदमी मरने की कगार पर होता है उससे जहर निकालने के बाद उसे बचाया जा सकता है। लेकिन अगर असल जिंदगी में ऐसा किया जाए तो हो सकता है कि पीड़ित की जान खतरे में पड़ सकती है। अध्ययनों का मानना है कि कट करके जहर चूसने से भी बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलने वाली। इनफैक्ट इससे कटी हुई जगह के टिश्यूज को ही नुकसान पहुंचेगा, जिसके कारण जहर और भी तेजी से फैलेगा। ये बेकार का उपाय है, जिसके कारण उपयुक्त ट्रीटमेंट टाइम से नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी इतनी ज्यादा तेजी से और जोर से जहर नहीं चूस सकता जिससे कि पूरे जहर को शरीर से बाहर निकाला जा सके। जहर को रोकने के लिए कपड़ा ना बांधें, क्योंकि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे जहर को फैलने से नहीं रोका जा सकता। इनफैक्ट हो सकता है कि ऐसा करने से आप अंगों को ही नुकसान पहुंचाएं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन लाइफ सेविंग ट्रिक्स को अपनाने के बजाय आप ये याद रखने की कोशिश करें कि वो सांप दिखता कैसा है, ताकि एक्सपर्ट समझ सकें कि वो कौन सा सांप था और ये डिसाइड कर सके कि आपको कौन सी दवा देनी है। इसके बाद शांत हो जाएं और अपना पैर अपनी छाती के नीचे रखें। ऐसा करने से जहर तेजी से नहीं फैलेगा। अगर कोई आपके साथ है तो उनसे आगे के सभी स्टेप्स करने को कहें, ताकि आप रिलैक्स कर सकें। हो सके तो लेट जाएं, ताकि आपके दिल की धड़कनें धीमी हो जाएं, क्योंकि ऐसा करने से जहर तेजी से नहीं फैलता। कभी भी घाव को धोएं नहीं, क्योंकि बचे हुए जहर से सांप का पता लगाया जा सकता है, जिसकी मदद से डॉक्टर सही एंटीवेनम का पता लगा सकें। इसके बाद आप अपने जख्म पर लूज बैंडेज ढक सकते हैं, ताकि इस पर बैक्टीरिया ना लगे, जिसके बाद आप इमरजेंसी सर्विस को बुला सकते हैं। और अगर आपके पास फोन नहीं है तो आप धीरे धीरे चलकर हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। चोट को स्वयं ठीक करने की कोशिश करने के बजाय आप इसे मेडिकल एक्सपर्ट्स को हैंडल करने दें तो अच्छा होगा, क्योंकि आप इन जहर निकालने की आउटडेटेड टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को रिस्क में डाल सकते हैं। सच तो यह है कि अगर आपको सबसे खतरनाक सांप भी काटे तो जरूरी नहीं कि वो घातक हो। उदाहरण के तौर पर समुद्री सांप का जहर इस दुनिया का सबसे ज्यादा जहरीला जहर है, फिर भी 80% जहर सूखे ही होते हैं, जिसका मतलब है कि जहर इंजेक्ट होता ही नहीं है। बस शुरुआती दर्द या फिर बिल्कुल ही दर्द ना होने पर डर ना जाएं, क्योंकि अगर आपको कॉपर हेड्स ने काटा है तो शुरुआत से ही बहुत तेज दर्द होगा। वहीं अगर आपको कोरल स्नेक काटता है तो आपको दर्द का एहसास होने में कई घंटे लग सकते हैं। नंबर 9, भालुओं के अटैक से बचने के लिए मरने का नाटक करना। भालू से बचने के लिए ये टिप बहुत ही ज्यादा मशहूर है, लेकिन ये टिप हर वक्त काम नहीं करती। ये टिप सिर्फ और सिर्फ ब्राउन ग्रिजली बेयर्स पर ही इस्तेमाल करती है, क्योंकि आप उनसे डरकर भागते हैं तो उनको लगेगा कि आप उनके शिकार हैं और वो आपके पीछे आ जाएंगे, और हो सकता है कि वो आपको पकड़ भी सकते हैं, क्योंकि वे किसी ओलंपिक स्प्रिंटर से भी तेज दौड़ सकते हैं। आपको अगर भालुओं के सामने मरने का नाटक करना है तो काले भालू के सामने तो बिल्कुल ना करें, वरना हो सकता है कि वो आपको सच में मार दे। सर्वाइवल एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप अपने साथ पेपर स्प्रे भी पैक कर लें जब भी उन जगहों पर जा रहे हो जहां आपको भालू ज्यादा मिलेंगे। अगर आपकी मुठभेड़ किसी एक से हो जाए तो वहां से हट जाना ही अच्छा है, वो भी किसी तरह की आवाज किए बिना, क्योंकि आवाज उन्हें आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। अगर आपका सामना उनसे हो ही जाता है तो पेपर स्प्रे का उनके चेहरे पर इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ उन्हें अटैक करने से रोकता है, साथ ही उन्हें डिस्ट्रैक्ट भी करता है, जिससे आपको भागने का एक मौका मिल जाएगा। अगर आपके पास पेपर स्प्रे नहीं है और आप पर एक काला भालू अटैक करता है तो उससे लड़िए, क्योंकि काले भालू अक्सर लड़ते वक्त झांसा खा जाते हैं और फिर वे उस खाने की खोज में जाएंगे जो कि उन्हें आसानी से मिल सके, ना कि उसके पीछे जो उनसे लड़ाई करे। तो डट कर उनसे लड़ाई करें। हो सके तो सभी तरह के शस्त्रों का इस्तेमाल करें, पत्थर, लकड़ियां, मुक्के और यहाँ तक कि अपने दांतों का भी। आप उनके चेहरे को अपना एम बनाएं, खास करके उनकी आंखें और उनके मुंह को। और हाँ, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि भालू चढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं। वैसे तो काले भालू अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन अगर कभी आपका सामना उनसे जंगलों में हो जाए तो जितना हो सके उनसे बचने की कोशिश करें, क्योंकि मरने की एक्टिंग करने से आप बचेंगे नहीं और वो आपको अपना खाना समझ लेंगे। नंबर 8, खाना खोजना। अगर आप जंगलों में जिंदा रहना चाहते हैं तो सबसे पहले खाने की खोज करें, क्योंकि खाना ना मिलने के कारण आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और हो सकता है कि आप मर जाएं। इसीलिए खाना खोजना बहुत जरूरी है। सही गाना मैंने? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भी एवरेज इंसान बिना खाना खाए हफ्तों तक जीवित रह सकता है। इनफैक्ट महात्मा गांधी, जिनकी उम्र 74 साल थी, उन्होंने 21 दिन बिना खाना खाए गुजार दिए थे। बस थोड़े से अंतराल पर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। इसलिए खाना खोजने के बजाय आप पानी की खोज करें, क्योंकि भूख की तुलना में आपको प्यास ज्यादा लगेगी और ये आपके जंगल में सर्वाइवल के चांसेस को बेहद कम कर देता है। एक बार अगर आपको पीने का पानी का स्रोत मिल जाता है तो उसके बाद आप अपने लिए रहने की कोई जगह बनाएं। खाना हमेशा ही आपकी लास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि पानी और रहने की जगह ना होने से आपके सर्वाइवल के चांसेस हर मिनट कम होते जाएंगे। इसलिए खाना खोजने के बजाय इन दो चीजों पर फोकस करें। नंबर 7, बर्फ खाकर आप खुद को रिहाइड्रेट कर सकते हैं।
बर्फ तो जमा हुआ पानी होता है और जैसा कि हमने पहले कहा था, अगर आप जंगल में रहते हैं तो आपको सबसे पहले पानी की खोज करनी चाहिए। तो अगर हम इस लॉजिक की बात करें तो बर्फ में भी यही गुण होने चाहिए, है ना? टेक्निकली हाँ, लेकिन इसके लिए आपको बर्फ को मेल्ट करना होगा। अगर आप इसे डायरेक्टली खाते हैं तो आपको हाइड्रेट करने की बजाय ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कम करेगा, जिसके कारण आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है। यही नहीं, जमीन पर पड़ी बर्फ पर कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया भी लगे हो सकते हैं जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। अगर आपको पानी चाहिए तो सबसे पहले पानी के स्रोत की जांच करें, और अगर आपको पानी कहीं भी नहीं मिलता तो सबसे पहले बिल्कुल साफ और सफेद बर्फ लें जिसमें किसी भी तरह की गंदगी ना हो, और उसे तब तक मेल्ट करें जब तक कि आप उसे पी ना सकें। याद रखें, बर्फ को कभी भी डायरेक्टली नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये कोई आइसक्रीम नहीं है जिसे आप डायरेक्टली खा सकते हैं। नंबर 6, ठंडी त्वचा को रगड़ने पर त्वचा में गर्मी पैदा होगी। अगर आपको कभी ठंडे वातावरण का सामना करना पड़ा और उससे बचने के लिए आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं है तो हो सकता है कि आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाए, जिसे हम शीत दंश के नाम से भी जानते हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर हम फ्रॉस्ट बिटन स्किन को रगड़ें तो उससे हमारी त्वचा गर्म होगी, लेकिन असल में इससे समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि रगड़ने से जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उससे हमारे अफेक्टेड टिश्यूज और भी ज्यादा डैमेज होते हैं। अगर आपको कभी फ्रॉस्ट बाइट का सामना भी करना पड़ा तो सबसे पहले तो आपको इस ठंडे वातावरण में रहने के लिए एक जगह खोजनी चाहिए और खुद पर गर्म कपड़े या फिर ब्लैंकेट ओढ़ें, और जहां तक हो सके गर्म पदार्थ ही पिएं ताकि आपकी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर में कोई बदलाव ना आए और फिर आप हाइपोथर्मिया के शिकार न बन जाए। और हाँ, आपकी त्वचा के जिस हिस्से पर फ्रॉस्ट हुआ है आग से गर्मी देने की कोशिश ना करें, वरना आपकी त्वचा जल भी सकती है। अगर आपकी त्वचा अभी भी सुन्न है और दर्द कम नहीं हो रहा है तो जल्द से जल्द किसी को मदद के लिए बुलाइए, क्योंकि अगर आप फ्रॉस्ट बाइट सीवियर हैं तो इलाज न करने पर उस हिस्से को ऑपरेट करके काटना भी पड़ सकता है। नंबर 5, काई हमेशा पेड़ों पर उत्तर दिशा में ही उगती है। क्या आप जंगल में बिना कंपास के खो गए हैं? तो कोई बात नहीं, आप उन पेड़ों को देखिए जिन पर कोई काई उगी हुई है, क्योंकि एक सर्वाइवल टिप के हिसाब से काई हमेशा पेड़ों के उत्तर दिशा में ही उगती है। लेकिन अफसोस, अगर आप इस टिप को फॉलो करते हैं तो जंगल में आप उस अंधे आदमी की तरह खो जाएंगे जिससे कुछ नजर नहीं आता। असल में इस टिप के पीछे थ्योरी ये है कि काई इस दिशा में इसलिए उगती है क्योंकि इस दिशा में उन्हें सबसे कम सूर्य का प्रकाश मिलता है और सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर ट्रैवल करता है। आपको लग सकता है कि काई के उगने के लिए परफेक्ट कंडीशन है, लेकिन ये टिप आपके लिए कारगर साबित नहीं होगी क्योंकि जंगल में पेड़ों पर परछाई किसी भी दिशा में पड़ सकती है। इसीलिए पेड़ों पर काई किसी भी दिशा में उग सकती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी तो परछाई के कारण जरूरी नहीं है कि उत्तर दिशा में ना पहुंचे। काई के उगने के लिए तो बस उस जगह का ठंडा और नम होना काफी है, क्योंकि ये वातावरण उनके उगने के लिए परफेक्ट है। अगर आप जंगल का सफर करने की सोच रहे हैं तो कभी भी गुमराह ना हो जाएं। आप सर्वाइवल एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं, वे आपसे एक कंपास खरीदने के लिए ही बोलेंगे। नंबर 4, ये बात सुनिश्चित करें कि आपके रहने की जगह पर छत जरूर हो। अगर आपने टीवी पर जंगल में सर्वाइव करने से जुड़ी टीवी शोज देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि वो अपने आश्रय जरूर बनाते हैं और इसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि जंगल में सर्वाइव करने का मतलब है कि आपको सभी तरह की परिस्थितियों का सामना करना आना चाहिए, भले ही वो चिलचिलाती धूप हो या फिर ठंडी बरसात। और सर पर छत होने का मतलब है कि आप खुद को इन दोनों ही परिस्थितियों से बचा सकते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? टेक्निकली हाँ, लेकिन ये टीवी शोज जिस बात के बारे में बताना भूल जाते हैं वो है एक बिस्तर का निर्माण। आपको लगेगा कि आपको इसकी क्या जरूरत है, आप आराम से जमीन पर लेट सकते हैं, है ना? हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इससे आप खुद को मौत के मुंह में ले जा रहे हैं, खास करके अगर वो गीला हो तब, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं रात के समय जमीन ज्यादा ठंडी होती है। इसके लिए आपके पास कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको इन ठंडी रातों से बचा सके। ये बात पक्की है कि छत होना जरूरी है और ये आपको पेड़ों से भी मिल जाती है। आपको साथ ही में एक ऊंचा बेड बनाने की भी जरूरत है, जिससे कि आप लकड़ियों, पत्तों और घास का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको 2 मोटी लकड़ियां लानी है जिन्हें आपको एक दूसरे के पैरेलल रखना है और दोनों के बीच की दूरी आपके हाइट के बराबर होनी चाहिए। अब तीसरी लकड़ी के बीच में लट्ठा रखें ताकि इसकी संरचना को और भी ज्यादा मजबूती मिले। इसके बाद अब कुछ लंबी लकड़ियां ढूंढें और उसका प्लेटफॉर्म बनाएं। एक बार आपका प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए उसके बाद आप उस पर इंसुलेशन कर सकते हैं, जिसके लिए आप घास और पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप टहनियों को पहले काट लें ताकि वे आपको ना लग जाएं। एक बार जब बिस्तर का निर्माण कर लें, आप एक छत वाला आश्रय भी बना सकते हैं, लेकिन आपको गर्मी देने के लिए एक इंसुलेटेड बेड का होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, शार्क को अटैक करने से रोकने के लिए उसे मुक्का मारें। शार्क अटैक्स कभी कभार ही करती हैं और सच कहें तो हो सकता है कि आप पर बिजली का झटका गिर सकता है, लेकिन शार्क के अटैक्स उनसे भी दुर्लभ हैं। लेकिन मान लीजिए आप कभी इस परिस्थिति में फंस जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। एक सर्वाइवल टिप का कहना है कि अगर आप शार्क के सर पर मुक्का मारें तो आप पर अटैक नहीं करेगी। आसान है ना, है ना? आसान जरूर होगा अगर आप उसे सफलतापूर्वक मुक्का मार सकें। आप इसे खुद ही स्विमिंग पूल में ट्राई कर सकते हैं और देखिए ये कितना इफेक्टिव है। शार्क अटैक से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप चुपचाप उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि हो सकता है कि उसने आपको नहीं देखा हो। फिर भी आपका सामना अगर शार्क से हो ही जाता है तो उसकी आंखों को अपनी उंगलियों से पोक करें। अगर फिर भी वो आप पर अटैक करती हैं तो उनकी गिल्स पर बार बार वार करें। इससे आपको जो भी चीज हाथ में आती है उसका इस्तेमाल करें। उसे तब तक मारें जब तक कि वो आपको जाने ना दे।
और हाँ, जब भी आप स्विमिंग करें तो शार्क्स पर नजर जरूर रखें। नंबर 2, रेगिस्तान में पानी का स्रोत खोजना। मान लीजिए कि आप रेगिस्तान में फंस गए और आपके पास बहुत ही कम पानी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पानी का स्रोत खोजेंगे ताकि आपको डिहाइड्रेशन का सामना ना करना पड़े। ऐसा बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आप इस प्रक्रिया में बहुत सारा पसीना बहा सकते हैं। आपको ऐसे में पेड़ की छाया में बैठना चाहिए और रात के होने का इंतजार करना चाहिए। जब रेगिस्तान में ठंडक होती है, अगर आपको प्यास लगती है तो उसे राशनिंग करने के बजाय उसे पूरा पी लीजिए, क्योंकि जिन लोगों को भी डिहाइड्रेशन के कारण मौत हुई है उनकी बोतलों में पानी पाया गया है। तो इस बात को अपने सर में बिठा लीजिए कि ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए आपका हाइड्रेटेड होना बहुत जरूरी है। रात होने पर आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं और उसके बाद पीने का पानी खोज सकते हैं। एक और रेगिस्तान से जुड़ी मिथ्या यह है कि आप कैक्टस में स्टोर किया हुआ पानी पी सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आपको नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि ऐसा करने पर आपको कभी भी डायरिया, नौशिया, वॉमिटिंग और पैरालिसिस भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिक एल्कोइड्स होते हैं जो इंसानों के लिए काफी नुकसानदायक हैं। इनफैक्ट कैक्टस का पानी पीने के बजाय आप उन जगहों की खोज कर सकते हैं जहां पर हरियाली हो, क्योंकि वहां पर आपको जमीन के अंदर पानी मिल सकता है। यहाँ तक कि घाटियों और पर्वतीय आधारों को भी देखें, क्योंकि निचले इलाके में अक्सर जल के स्रोत होते हैं। रेगिस्तान में पानी भले ही कम हो, लेकिन अगर आपको पता है कि वो आपको कहाँ मिलेगा, जिंदा रहने के कुछ चांसेस कुछ दिनों के लिए तो बढ़ ही जाते हैं। नंबर 1, पानी उबालने से पीने के लायक बनाया जा सकता है। तो अब आपको पानी का स्रोत तो मिल ही गया, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपको उसे पीना चाहिए या नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? पानी उबालें और वो पीने के लिए सुरक्षित है। ये बात तथाकथित विशेषज्ञ दावा करते हैं। सच तो यह है कि पानी को पीने लायक बनाने के लिए उसे उबालना काफी नहीं है। इससे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भले ही मर जाएं। आप पानी को कितना भी उबालें, इससे पानी में मौजूद तलछट अलग नहीं होंगे। पानी को उबालने से पहले उसे एक साफ और सफेद कपड़े से जरूर छान लें। उसके बाद पानी को उस कपड़े की मदद से एक बर्तन में छान लें। कपड़ा आपके लिए फिल्टर का काम करेगा और सभी सेडिमेंट्स और दिखी जा सकने वाली इम्प्योरिटीज को अलग कर देगा। एक बार आपका पानी फिल्टर हो जाए, उसके बाद आप उसे उबालकर बैक्टीरिया को मार सकते हैं। इस एडिशनल स्टेप की मदद से आपका पानी पीने लायक बनाया जा सकता है और आपको वाटर बॉर्न डिजीजेस होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सच में ऐसे स्थितियों में जिंदा रहना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सही नॉलेज है तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। क्या आपके पास भी कुछ ऐसी सर्वाइवल टिप्स हैं जिन्हें आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? तो नीचे कमेंट सेक्शन में आएं और हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।